जख्म फिर से गुलाब हूँ। फर्स्ट एपिसोड। ऐना ने टेरेस पर खड़े खड़े चारों तरफ देखा। यहाँ से पिछला लॉन और हमीदा का क्वार्टर नज़र आता था। इसकी नज़र हमीदा के क्वार्टर से होते हुए इस वसी और अरीज लॉन के दाएं जानिब एनेक्सी पर पड़ी थी। एनेक्सी में रोशनी हो रही थी। वह एकदम चौंकी। इस वक्त भला किसने एनेक्सी में लाइट जलाई है? एनेक्सी तो हमेशा बंद रहती थी और 2 माह में इसने किसी को इसकी सफाई करते भी नहीं देखा था। एक बार इसने हमीदा से पूछा भी था कि क्या एनेक्सी की सफाई नहीं की जाती, तो हमीदा ने बताया था कि छोटे साहब का ऑर्डर नहीं है। फिर इसने मज़ीद तफसील नहीं पूछी थी। इस वक्त वहाँ लाइट जल रही थी। हालांकि मगरिब के बाद जब सलाद के लिए लीमू तोड़ने बाहर निकली थी तब तो एनेक्सी में अंधेरा था। फिर इस वक्त कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? उस तरफ तो चौकीदार भी नहीं है। कोई बाउंड्री वॉल कूद कर तो अंदर नहीं आ गया और अब मज़े से रोशनी जलाए एनेक्सी की तलाशी ले रहा है। और क्या खबर वहाँ कोई कीमती चीज़ हो। इसलिए तो हमीदा कह रही थी कि साहब का ऑर्डर नहीं है एनेक्सी में जाने का। वो हमेशा जाने से पहले लॉक करके जाते हैं। तो इसने एक बार फिर एनेक्सी से आती रोशनी को देखा और फिर घर पर नज़र डाली। हर तरफ खामोशी थी। हमीदा और रफ़ीक अपने क्वार्टर में जा चुके थे। बेगम फराज किसी डिनर पर इनवाइटेड थी और इनकी वापसी रात 12 बजे के बाद ही होना थी, क्योंकि डिनर के बाद मौसीकी का प्रोग्राम भी था और अंकल फराज यूरोप के टूर पर गए हुए थे। बेगम फराज जो हर बिजनेस टूर पर इनके साथ होती थी, इस बार महज ऐना की वजह से नहीं गई थी। ऐना अभी यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। वो अकेली नहीं रह सकती। अकेली कहाँ? इतने सारे नौकर चाकर हैं। आखिर शहर भी तो हमारे जाने के बाद अकेली ही होती थी। अंकल फराज इन्हें साथ ही ले जाना चाहते थे। शहर की और बात थी फराज, वो बहुत बोल्ड थी। ये ऐसी नहीं है। मैं अम्मा के पास गांव चली जाऊंगी। ऐना खुश हो गई थी। आप अंकल के साथ चली जाएं। लेकिन बेगम फराज नहीं गई थी। अब पता नहीं वजह ऐना थी या कुछ और, लेकिन उन्होंने अंकल फराज से कहा था कि वो ऐना को गाँव हरगिज़ भेजना नहीं चाहती। मोना भाभी ने सख्ती से मना किया है। पता नहीं अम्मा ने राहत पप्पो को क्यों इसे गाँव वापस भेजने से मना किया था। क्या अनस चौधरी की वजह से या फिर ज़फ़र भाई की वजह से? वजह कुछ भी रही हो, फुप्पो ने इसे गांव नहीं भेजा था और वो बेहद उदास हो गई थी। अम्मा से मिलने का ख्याल ही कितना खुशकुन था। लेकिन इसने एक गहरी सांस ली। फुप्पो जब भी कहीं किसी पार्टी या डिनर में जाती तो इसे बहुत सारी ताकीद करके जाती कि वो अंदरूनी गेट बंद रखे। गेट खोलने से पहले इंटरकॉम पर पूछ लिया करे। नौकरों पर भी ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कब किसी की नीयत बदल जाए। अगरचे सब पुराने ही हैं, फिर भी एहतियात अच्छी होती है। और अब इसने फिर एनेक्सी की तरफ देखा, जिसके शीशों से रोशनी छन छन के बाहर आ रही थी। क्या खुदा बख्श चचा को भी पता नहीं चला कि एनेक्सी में रोशनी हो रही है? अल्लाह करे खुदा बख्श चचा को पीछे से किसी काम से जाना पड़े तो वो देख ले। लगता है चोर बड़े इत्मीनान से घर का सफाया कर रहा है। और क्या मैं यूं ही खामोशी से देखती रहूँगी? हमीदा ने बताया था कि अरहम साहब ना हो तो एनेक्सी बंद ही रहती है, और इन 2 माह में तो इसने अरहम भाई को नहीं देखा था। और इसके पूछने पर हमीदा ने बताया था कि अरहम साहब तो सालों बाद चक्कर लगाते हैं और अब भी 2 साल तो होने ही वाले हैं इन्हें आए। बड़े साहब से इनकी बात होती रहती है, तो फिर ज़रूर ये कोई चोर ही होगा, ऐसे यकीन होने लगा था। अरहम भाई ने आना होता तो पुप्पो ज़रूर जिक्र करती इनके आने का, और फिर वो यूँ सीधे एनेक्सी में ना जाते, अंदर आते। ऊपर भी तो इनका कमरा था ना। हमीदा ने इसे बताया था सीढ़ियों के साथ वाला पहला बेडरूम अरहम साहब का है। मुझे खुदा बख्श चचा को बताना चाहिए, इसने सोचा और टेरेस से हटकर लाउंज में आई। टेरेस का दरवाज़ा बंद किया और फिर लाउंज से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ नीचे टीवी लाउंज में आती थीं। वो लाउंज से गुजरकर सन रूम में आई और अंदरूनी गेट को खोलने के लिए हाथ नॉब पर रखा और एक बार फिर सोचा, रात के 11 बजे क्या मुझे अंदरूनी गेट खोलकर बाहर गेट तक जाना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर इधर उधर दरख्तों के पीछे चोर छुपे हों। और इसने एक झिरझिरी लेकर दरवाज़ा ज़रा सा खोला और गेट के पास कुर्सी पर बैठे खुदाबख्श चचा की तरफ देखा। वो बेगम फराज के आने तक जागते रहते थे और इनके आने के बाद वहाँ ही पोर्च में एक साइड पर खड़ी चारपाई बिछाकर लेट जाते। इस वक्त वो कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। खुदाबख्श चचा, इसने वहाँ से ही आवाज़ दी थी। खुदा बख्श ने मुड़कर देखा। जी बीबी। वो चचा इधर आए, बात सुने। खुदा बख्श उठ खड़ा हुआ और चचा के आने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। खुदा बख्श सीढ़ियाँ चढ़कर गेट के पास आया।
वो खुदाबख्श चचा, एनेक्सी की लाइट जल रही है। हाँ, वो अरहम साहब आए हैं। कब? इसने दरवाज़ा खोलकर हैरत से पूछा। यही कोई 2 घंटे पहले आए हैं, लेकिन ड्राइवर तो पप्पो के साथ गया हुआ है। इन्हें लेने कौन गया था? कोई नहीं जी, वो हमेशा खुद ही एयरपोर्ट से टैक्सी करके आ जाते हैं, खुदाबख्श चचा ने बताया। अच्छा। वो हैरान से दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी इसकी नज़र पोर्च की तरफ पड़ी। पिछले लॉन से गालिबन अरहम ही आ रहा था। वो पोर्च में से गुजरकर गेट की तरफ जा रहा था। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और सनरूम की विंडो से ज़रा सा पर्दा हटाकर झांका। अरहम गेट के पास खड़ा खुदाबख्श से कुछ कह रहा था। इसे इसकी पुश्त नज़र आ रही थी। फिर वो खुदाबख्श से कुछ कहकर बाहर चला गया। वो यूं ही खिड़की से पर्दा हटाए शीशे से बाहर देखती रही और इसे अम्मा का ख्याल आ गया। अम्मा ज़रूर इसे याद करके रोती होंगी। वो अम्मा को छोड़कर आना नहीं चाहती थी, ख्वाह हालात कैसे भी होते। लेकिन अम्मा की वो इल्तिजा करती आंखें, कपकपाते लब, छुरे हाथ, मेरी बात मान लेना। लेकिन अम्मा, आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? इन दिनों आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और अगर जो रात में अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो? आपको कुछ हो गया तो? मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ हो जाएगा है ना? तुम चले जाओगी अपने फूफो के साथ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर भरजाई ने ज़बरदस्ती तेरा निकाह ज़फ़र से पढ़ा दिया तो मैं क्या कर सकूँगी? तुझे अल्लाह का वास्ता है, अपने पप्पी के साथ चली जा। मेरा ना सोच। 4 दिन ज़िंदगी के हैं, गुजर जाएंगे, लेकिन तेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया ना तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकूँगी। और वो दिल पर पत्थर रख कर यहाँ चली आई थी फूफो के साथ। इसने आते समय मुड़कर अम्मा की तरफ नहीं देखा था। हालांकि इसे पता था कि अम्मा खुले दरवाजे से खड़ी इसे देख रही होंगी, लेकिन शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो पीछे मुड़कर देखे बगैर सर झुकाए चलती हुई पीपल तले खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। फूफो पीछे मुड़कर देखते हुए हाथ हिला रही थी। ऐसे लगता था इसने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर की हो जाएगी। फिर लाख अम्मा मिन्नतें करती वो फूफो के साथ जा ना पाती। ऐसे लगा जैसे इसके रुखसार गीले हो रहे हों। इसने हाथों की पुश्त से गीले रुखसारों को साफ़ किया और खिड़की के शीशों से नाक टिकाए बाहर देखा। खुदाबख्श छोटा गेट खोल रहा था और फिर गेट से अरहम अंदर दाखिल हुआ। इतनी दूर से वह इसकी शक्ल वाज़े तौर पर देख नहीं पा रही थी। हाँ, इसका दराज कद नुमाया हो रहा था। इसके हाथ में एक शोपर था जिसमें गालिबन डबल रोटी और दूध का पैकेट था। वो ज़रा करीब आया तो उसे देखा। वह खिड़की के पास से हट आई और पर्दा आगे कर दिया। वह इतनी दूर से आया है, लंबा सफ़र करके। इसने खाना भी खाना होगा और चाय भी पीनी होगी, और पप्पा घर में नहीं है। मैं क्या करूं? क्या खुदाबख्श चचा से कहूं हमीदा को जगा दे, वो अरहम साहब को खाना खिला दे? लेकिन नहीं, हमीदा बेचारी भी थकी हारी होगी। फिर वो सनरूम में ही सोफ़े पर बैठ गई। अरहम राहत पप्पो का सोतेला बेटा था। फराज साहब ने पहली बीवी की वफ़ात के बाद इनसे शादी की थी। अम्मा ने एक बार इसे बताया था, राहत तुम्हारे अब्बा की बहुत लाडली थी। अगरचा उम्र में इनसे 3-4 साल ही छोटी होगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा बच्चों की तरह ही इसके लाड उठाते थे। इसने जितना चाहा इसे पढ़ाया, फिर से जॉब करना चाहे तो जॉब की भी इजाज़त दे दी। हालांकि तुम्हारे सोतेले ताया ने बहुत बातें की, लेकिन तुम्हारे अब्बा परवाह नहीं करते थे किसी की। और फिर फराज भाई से शादी भी उन्होंने राहत की पसंद पर की। राहत फराज भाई के ऑफिस में ही काम करती थी। अरहम की मम्मी जब फोत हुई तो वो 6-7 साल का था, और जब फराज भाई ने तुम्हारे पप्पो से शादी की तो वो 15-14 साल का होगा। पता नहीं पप्पो अरहम की अच्छी माँ साबित हुई थी या, इसने सोचा और फिर होले से सर झटका। पप्पो इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखने वाली, वो भला अच्छी माँ क्यों साबित नहीं हुई होंगी? इसने सामने क्लॉक की तरफ देखा। 11 बज रहे थे। हमीदा सोने जा चुकी थी। इसने फ्रिज से सालन निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म किया। फुलके तो हॉट पॉट में ही पड़े थे। खाना ट्रे में लगाकर से दरवाज़ा खोलकर खुदाबख्श को आवाज़ दी। खुदाबख्श चचा, ये खाना अरहम साहब को दे आइए। रफ़ीक और हमीदा तो सो गए हैं। खुदाबख्श ने हैरत से इसे देखा और ट्रे ले ली। मैंने चाय का पानी रख दिया है, थोड़ी देर बाद चाय भी ले जाइएगा। और चाय का पानी रखकर वो लाउंज में आ बैठी थी। अरहम को इसने सिर्फ 2 बार देखा था। एक बार जब वो अम्मा के साथ शहर से मिलने के लिए आई थी, तब अरहम ने इसे खूब घुमाया था। और दूसरी बार जब वो शहर को गांव लेकर आया था अम्मा से मिलाने, वो वहाँ रुका नहीं था, बस शहर को छोड़कर चला गया था। लेकिन अरहम इसे अच्छा लगा था। हाँ, इसने शहर से इसका बहुत जिक्र सुना था। वो जब भी घर आती अम्मा से और इससे मिलने, तो इसके पास सिवाय अरहम के मुतालिक बात करने की और कोई बात ही ना होती। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो शहर 11 साल की और वो 6 साल की थी।
अब्बा के इंतकाल के बाद ताया और इनके बेटों ने ज़मीन पर कब्जा करके इन्हें घर से निकाल दिया। अब्बा की छोटी मोटी ज़मींदारी थी, घर में खुशहाली थी। वो और सहर करीबी कस्बे के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन ताया के घर से निकाल देने के बाद पढ़ाई छूट गई। अम्मा इन्हें लेकर मैके आ गई थी। नाना अब्बा ने तीनों को गले से लगा लिया था। राहत पप्पो को पता चला तो वो आ गई। ताया से झगड़ा किया, लेकिन बेकार। अब्बा की ज़िंदगी में भी ताया की राहत पप्पो से नहीं बनती थी। वो इन्हें सौतेला ही समझते थे। हालांकि राहत पप्पो और अब्बा ने इन्हें हमेशा बड़े भाई का मान दिया था। ताया का कहना था ज़मीन इनकी वालदा की थी, वालिद की नहीं, इसलिए अब्बा का इसमें कोई हिस्सा ना था। तब राहत पप्पो ने अम्मा से आकर कहा कि वो सहर और ऐना को इनके साथ भेज दें। वहाँ इनके पास रहकर वो अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगी, जबकि यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। दिल पर पत्थर रखकर अम्मा इन्हें जुदा करने को तैयार हो गई थी, लेकिन नाना नहीं माने थे। इनका कहना था कि वो अपनी नवासियों को खिला सकते हैं। तब राहत पप्पो चुप कर गई थी, लेकिन वो कभी कभी साल 6 महीने बाद मिलने आती तो इनके लिए ढेरों कपड़े और खिलौने लेकर आती थी। अम्मा ने इन्हें गाँव के स्कूल में ही दाखिल करवा दिया था। नाना जब तक जिंदा रहे मामू मामी का सलूक अच्छा रहा, लेकिन 2 साल बाद नाना का इंतकाल हो गया और मामे का सलूक बहुत बुरा हो गया। अम्मा और सहर सारा सारा दिन काम करती, फिर भी मामे का मूड ख़राब ही रहता था। राहत पप्पो मिलने आई तो सहर को मेले कुचले कपड़ों में ढेरों कपड़े धोते देखकर तड़प उठी। इस रोज़ अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इन्हें बुखार था, इसलिए सहर अकेले कपड़े धो रही थी और वो बर्तन धो रही थी। ये क्या है भाभी, ऐना की उम्र है कोई बर्तन धोने वाली? मुझे बुखार था। अम्मा शर्मिंदा हो गई। तब इस रोज़ राहत पप्पो और अम्मा में छुपके छुपके न जाने क्या बातें हुई थीं कि अम्मा ने सहर और इससे कहा कि वो पप्पो के साथ चली जाए, लेकिन वो मचल उठी थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो अम्मा से लिपट गई थी। तब इसकी उम्र 9 साल और सहर की उम्र 14 साल की थी। रो रो कर इसने बुरा हाल कर लिया था। मामी अपने बच्चों के साथ कहीं गई हुई थी। आई तो राहत पप्पो सहर को साथ लेकर जाने के लिए तैयार थी। मामी का मूड ख़राब हो गया था। ये सहर कहाँ जा रही है और क्यों? उन्होंने अम्मा से पूछा और जवाब पप्पो ने दिया था, मेरे साथ, मेरा खून है, मेरे भाई की औलाद है, मैं इसे रुलते नहीं देख सकती। और इनके जाने के बाद भी मामी देर तक बोलती रही थी और अम्मा सर झुकाए आंसू बहाती रही थी। पता नहीं वो मामी के इस तरह बोलने पर आंसू बहा रही थी या सहर की जुदाई पर, लेकिन अपने हाथों से इनके आंसू पोंछते हुए इसने सोचा था कि शुक्र है वो पप्पो के साथ नहीं गई, वरना अम्मा तो बिल्कुल अकेली हो जाती। और तभी इसने अहद किया था कि वो अम्मा को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन वो अम्मा को अकेला छोड़कर आ गई थी। इसने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। चाय का पानी उबल रहा था। चाय दम करके इसने खुदा बख्श को आवाज़ देकर चाय ले जाने को कहा। खुदा बख्श ने चाय लेकर बताया, अरहम साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। अच्छा, इससे हैरत हुई। भला इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? इनका घर है, फुप्पो होती तो वही खाना भिजवाती। वो किचन की लाइट ऑफ करके अपने कमरे में आ गई थी और एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी। 12:30 हो रहे थे। इसने सिरहाने रखी किताब उठाई और फिर पढ़ते पढ़ते ही सो गई। सुबह नाश्ते पर इसे अरहम का ख्याल आया था। डाइनिंग हॉल में बड़ी सी टेबल के गिर्द सिर्फ वो और फुप्पो बैठी हुई थी। नाश्ता करो बेटा, क्या सोच रही हो? हमेशा की तरह उन्होंने बेहद नरमी से कहा था। जी फुप्पो, उसने चौंक कर स्लाइस उठाया और झिझकते हुए पूछा, क्या अरहम भाई नहीं आएंगे नाश्ता करने? अरहम? बेगम राहत फराज का स्लाइस पर मक्खन लगाता हाथ रुक गया था और छुरी उन्होंने प्लेट में रख दी। जी फुप्पो, खुदा बख्श चचा ने बताया था रात वो आए हैं। घबराकर इसने सारी तफसील बता दी। पूरी बात सुनकर उन्होंने इत्मीनान से फिर मक्खन लगाने वाली छुरी उठाई और स्लाइस पर मक्खन लगाने लगी। फिर उन्होंने ऐना की तरफ देखा जो इन्हें ही देख रही थी। वो अंदर नहीं आता। हाँ, फराज हो घर पर तो कभी कभार आ जाता है, इसकी अपनी ज़िंदगी है। कब आता है कब चले जाता है मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने बगौर से देखा। तुम नाश्ता करो, ये हमीदा ने आज तुम्हारे लिए पराठा बनाया है। वो कह रही थी तुम्हें ब्रेड पसंद नहीं है। जी। इसने स्लाइस रख कर हॉटपॉट से पराठा निकाल कर प्लेट में रखा और थोड़ा सा ऑमलेट ले लिया और सोचा, पता नहीं अरहम भाई क्यों अंदर नहीं आते। क्या पुप्पो इनके लिए रिवायती सौतेली माँ की तरह है? लेकिन जब सहर यहाँ रहती थी तब तो वो और अरहम भाई तो इधर ही होते थे और सहर की कितनी दोस्ती थी अरहम भाई से। और सहर ने तो कभी नहीं बताया था कि पुप्पो का सलूक अरहम भाई से अच्छा नहीं है। फिर अब छोटे छोटे लुक़मे लेते हुए वो मुसलसल सोच रही थी। इससे तो पूरा यकीन था कि सहर आपी की शादी अरहम भाई से ही होगी। वैसे भी अरहम भाई बहुत अच्छे लगते थे। इसका ख्याल था कि सहर आपी अरहम भाई से बहुत शदीद मोहब्बत करती हैं। इन दिनों इसे कुछ ऐसा ही लगा था।
लेकिन फिर सहर आपी की शादी अरहम भाई के बजाय खुर्रम शहजाद से हो गई थी। इसने सोचा था शायद अंकल फराज नहीं माने होंगे। वो इतने अमीर और सहर एक यतीम लड़की, इनके घर में ही पलने वाली। जब अम्मा ने इसे बताया कि राहत का फ़ोन आया है, उन्होंने सहर का रिश्ता तय कर दिया है खुर्रम शहजाद से, बहुत तारीफ़ कर रही थी वो खुर्रम की, तो वो हैरत से अम्मा की तरफ देखती रह गई थी। आप ही तो मर जाएंगी, वो तो बकौल इनके अरहम भाई से मोहब्बत नहीं इश्क करती हैं। अम्मा ने इसकी तरफ देखा था। मेरा तो ख्याल था शायद अरहम। वो मुँह में कुछ बिदबिदाकर चुप हो गई थी और इनके जाने के बाद इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। या अल्लाह, सहरा पे क्या करेंगी, कैसे जिएंगी? वो कई दिन तक परेशान रही थी और जब सहर कुछ दिनों बाद राहत बेगम के साथ गांव आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। दाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहने और बाएं हाथ में डायमंड जरा कंगन पहने वो बेहद मुतमईन, बेहद खुश लग रही थी और पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। खूबसूरत तो खैर वो हमेशा से थी, राहत फुप्पो की तरह, बल्कि वो सारी की सारी राहत फुप्पो पे गई थी। वैसी ही सुर्ख सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी लांबी पलकों वाली गजाली आँखें, मुनासिब कद, जबकि सहर के बरक्स इसका रंग गंदुमी था और वो बेहद दुबली पतली सी थी। नकूश अट्रैक्टिव थे, ख़ास तौर पर आंखें बेहद प्यारी थीं। लेकिन सहर तो सहर थी ना। अब्बा ने इसका नाम नजमुल सहर रखा था, सुबह का सितारा, और अम्मा ने इसका नाम ऐना रखा था। अम्मा कहती थीं जब वो पैदा हुई थी तो इतनी कमज़ोर थी कि इसके चेहरे पर सिर्फ आंखें ही नज़र आती थीं। ए, क्या देख रही हो, क्या नज़र लगाओगी? सहर ने इसके सामने हाथ हिलाए थे तो वो चौंक कर इसे देखने लगी थी। इसका तो ख्याल था कि सहर बहुत अफसरदा और दुखी होगी, बल्कि उसका बुरा हाल होगा। सहर आपी, आप खुश हैं? हाँ, नाखुश होने वाली कौन सी बात है? खुर्रम बहुत अच्छा है। वो बाएं हाथ से अपनी रिंग घुमा रही थी। और वो अरहम भाई, वो हकलाई थी। आप तो अरहम भाई से मोहब्बत करती थी ना? हाँ, अरहम अच्छा है, अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ, एक दोस्ती की तरह। लेकिन जहाँ तक शादी की बात है तो शादी का फ़ैसला तो फुप्पो ने करना था, और बुज़ुर्ग जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अगर फुप्पो अरहम से शादी कर देती तब भी ठीक था, और अब खुर्रम को उन्होंने मेरे लिए चुना है तो यकीनन बेहतर ही सोचा होगा। वो आराम से बेड पर बैठ गई थी, लेकिन सहर की इतनी तफसील से बात करने के बावजूद वो अपसेट सी थी। और अरहम भाई, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे ना? वो तो छोड़ो यार, सहर ने इसे टोक दिया था। तुम बताओ, तुम कब आओगी मेरी शादी पर? 3-4 दिन तो फंक्शन है, कपड़ों की तुम फिक्र मत करना। चारों फंक्शंस के लिए कपड़े फुप्पो तुम्हारे लिए वहाँ से ही बनवा देंगी। इसने सिर्फ सर हिला दिया था। पता नहीं क्यों वो सहर की तरह खुश नहीं हो सकी थी। इसे रह रह कर अरहम का ख्याल आ रहा था। सहर तो खुश है, क्या अरहम भाई भी खुश होंगे? वो 14 साल की थी तब और सहर 19 साल की। वो बीए का इम्तहान दे चुकी थी और फुप्पो ने इसकी शादी तय कर दी थी। 2 माह बाद रुखसती थी और वो अम्मा से इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। अम्मा को भला क्या एतराज़ हो सकता था? इन्होंने तो सारे इख्तियार उन्हें ही सौंप दिए थे। फिर भी इन्होंने अरहम का पूछा ज़रूर था। अरहम के पापा का ख्याल नहीं था सहर के लिए, राहत फुप्पो ने बताया था। और मैं क्यों मजबूर करती? हमारे सहर के लिए कोई रिश्तों की कमी तो नहीं है ना? कई लोग ख्वाहिशमंद थे, मुझे खुर्रम अच्छा लगा, और देखो तुम लोग 10-12 दिन पहले ही आ जाना। चंद दिन भाभी की चाकरी ना की तो कुछ नहीं होने वाला। अम्मा ने सर हिला दिया था। राहत बेगम और सहर शाम को वापस चली गई थी और इनके जाने के बाद इस रोज़ मामी बहुत ही लड़ी थी अम्मा से, बिला वजह ही। अम्मा पूरी रात रोती रही थी और वह अम्मा की बेड पर बैठी खुद भी बार बार रो पड़ती थी। अम्मा चले, हम भी फुप्पो के घर चलकर रहते हैं। और उन्होंने आंसू पोंछ कर इसे देखा था। हाँ, तुम चली जाओ, तुम्हारी फुप्पो हैं। और आपकी भी तो नंद है। हाँ हैं, मैं नहीं जा सकती, मेरा जाना मुनासिब नहीं है ना। फराज भाई गैर ही तो है ना, क्या कहेंगे? मेरी गैरत गवारा नहीं करती। यहाँ भाई का घर है, जैसा भी सलूक करें, कोई ताना तो नहीं है ना किसी का। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊँगी अम्मा। वो उठकर अपनी चारपाई पर आकर लेट गई थी। और फिर यूँ हुआ था कि राहत फुप्पो के बार बार बुलाने के बावजूद वो और अम्मा एन बारात वाले दिन ही पहुँची थी, क्योंकि पहले तो अम्मा बीमार हो गई और फिर मामी बिस्तर पर पड़ गई। मामू ने कहा, सुरैया बीमार है और तुम चली जाओगी? अम्मा चुप कर गई थी और वो कलस कर रह गई थी। मेहंदी मायो वो किस फंक्शन में शरीक ना हो सकी थी, और बारात के दिन वो मामू और मामी के साथ ही लाहौर आए थे। एक दिन पहले तो मामी बेड पर लेटी हाय हाय कर रही थी, और अब सारा रास्ता बस में बैठी चहकती रही थी और मुसलसल कुछ न कुछ खाती रही थी। फुप्पो का शानदार घर देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी।
राहत इतने शानदार घर में रहती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल। और फिर शादी हॉल में वो जिस तरह स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी सहर को देख रही थी, इसे लगता था जैसे इनकी आंखें फट ही जाएंगी। इसने अरहम को देखने की कोशिश की थी और जब सब्र न हुआ तो सहर के कान में सरगोशी की थी। अरहम भाई कहाँ हैं? कहीं नज़र नहीं आ रहे। सहर ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया था, बस घूर कर रह गई थी। और अरहम भाई इसे कहीं नज़र नहीं आए थे, इससे अगले दिन वलीमे में भी नहीं। ऐना, ये इतना कम नाश्ता किया तुमने, जूस भी यूं ही पड़ा है। बस पुप्पो, जी नहीं चाह रहा। इसने चौंक कर टिश्यू निकाल कर हाथ साफ किए थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाले हैं, मेरा ख्याल है तुम एडमिशन ले लो। क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे बीए में? 3 साल पहले इसने प्राइवेट बीए किया था। 3 साल हो गए मुझे बीए किए हुए, पता नहीं एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, भाभी ने बताया था तुम्हारे नंबर अच्छे थे। जी, ए ग्रेड था, इसने सर झुकाए झुकाए बताया। और सब्जेक्ट थे उर्दू, इस्लामियत, हिस्ट्री। हालांकि मैं इंग्लिश, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स लेना चाहती थी, लेकिन प्राइवेट बगैर किसी हेल्प के मुश्किल था। ठीक है, उर्दू या हिस्ट्री में एमए कर लो, मास्टर डिग्री तो होगी ना। तुम अपने पेपर मुझे आज ही दे देना। जी। वो उठ खड़ी हुई थी। हमीदा आकर टेबल समेटने लगी तो वो भी उठकर अपने कमरे में आ गई। 9-10 बजे तक राहत बेगम ऑफिस चली जाती थी। अंकल फराज की अदम मौजूदगी में सारा काम वहीं देखती थी और इनकी मौजूदगी में भी इनके साथ अक्सर चली जाया करती थी। कमरे में आकर इसने टीवी लगा लिया। प्रोग्राम अच्छा था, वो ध्यान से देखने लगी। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो उठकर नीचे लाउंज में आई। हमीदा किचन साफ़ कर रही थी। इसने किचन में आकर इसे कुछ हिदायत दी और फिर बाहर आ गई। राहत बेगम ऑफिस जा चुकी थी। उन्होंने इससे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो खुद ही अपनी निगरानी में सफाई वगैरह करवाने लगी थी। कभी कभार हमीदा के साथ मिलकर कुकिंग भी कर लेती थी। कुछ देर वो लाउंज में बैठी रही। यहाँ करने को कोई काम ही नहीं था, जबकि वहाँ गांव में से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और जब कभी ज़रा फारिग होती तो मामी कोई ना कोई काम निकाल लेती थी। इनका मूड हमेशा ही ख़राब रहता था, लेकिन सहर की शादी से वापस आकर तो और भी ख़राब हो गया था। वो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी। एक राहत है जिसे भतीजी का इतना ख्याल है, इतने अमीर कबीर लोगों में इसकी शादी करवाई है। एक ये मोना बेगम है, भाई का खाती पहनती हैं, 3-3 भतीजे जवान हैं। इतना नहीं कर सकती कि नंद से कहकर इन्हें भी किसी अच्छे घर में पार लगवा दें। एना बीबी, दोपहर में क्या पकेगा? पप्पो ने नहीं बताया? उसने चौंक कर हमीदा से पूछा। नहीं, उन्होंने कहा था आपसे पूछ लूँ। अच्छा, चिकन पुलाव और कढ़ाई बना लो, और मीठे में भी कुछ बना लेना, साथ में ब्रोस्ट बना लेना। इसने सोचा अरहम आया हुआ है तो कुछ एहतमाम करवा ले। वो अंदर नहीं आता था, पप्पो ने बताया था, लेकिन इसका खाना तो अंदर से ही जाता होगा ना। कबाब तो फ्रीज़र में होंगे ना, वो भी तल लेना। और वो सोचने लगी, जो तुम्हारा दिल चाहे बना लेना। वो अरहम भाई आए हैं ना, रात को खुदाबख्श चचा बता रहे थे, 2 साल बाद आए हैं। हमीदा ने भी एक हैरत भरी नज़र इस पर डाली थी और फिर सर हिलाकर किचन में वापस चली गई थी। वो गैर इरादी तौर पर उठी और लॉन्च का पिछली लॉन की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर वो यूं ही लॉन में खड़ी रही और फिर वो एनेक्सी की तरफ बढ़ गई। एनेक्सी का दरवाज़ा लॉक नहीं था। इसने दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। छोटा सा सहन उबूर करके वो बरामदे में आई और एक दरवाजे को जो थोड़ा सा खुला था जरा सा धकेला और अंदर झांका। गालिबन ये बेडरूम था। अंदर कमरे में कदम रखते हुए वो थोड़ा सा झिझकी थी, लेकिन फिर इसने अंदर कदम रख दिया। कमरे में कोई नहीं था। इसने कमरे के वस्त में खड़े होकर चारों तरफ देखा। कमरे में कुछ बेतरतीबी सी थी। बेड की चादर तुरी मुरी थी और बेड पर कुछ किताबें और एक बैग पड़ा था। कमरे के वस्त में एक अटैची केस पड़ा था। शेल्फ पर इधर उधर हर जगह धूल नजर आ रही थी। ज़्यादा नहीं, लेकिन थी। पता नहीं अरहम भाई कहाँ हैं, इसने सोचा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और तौलिए से बाल खुश्क करते अरहम ने बाहर कदम रखा और फिर इसे देखकर ठटक गया। इसकी सवालिया नज़रें एना की तरफ उठी थीं। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई। इसे अपनी तरफ देखता पाकर इसने फ़ौरन सलाम किया था और बेहद इश्तियाक से इसे देखा। यह इस अरहम से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था जिसे इसने शहर के साथ गांव में देखा था। इसकी रंगत सांवली हो रही थी, आंखों में अजीब सा हिज़न था और चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो अरहम तो बहुत शौक व शंख था और उसकी आंखें तो जैसे हरदम हंसती रहती थीं। आप? अरहम के लबों से निकला। सॉरी अरहम भाई, मैं बगैर इजाज़त कमरे में आ गई। आप कमरे में नहीं थे। मैं पूछने आई थी कि नाश्ते में आप क्या लेंगे। ओह, इसने होंठ सुकेरे। तो आपने रात खाना भिजवाया था। अच्छी लड़की, आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं इस तरह की इनायात का आदी नहीं हूँ। प्लीज़ आइंदा तकलीफ़ मत कीजिएगा।
ऐना ने हैरत से इसे देखा। इसके चेहरे पर बिल्कुल अजनबियत थी। शायद इसने इसे पहचाना नहीं था। 12 साल भी तो हो गए थे ना। वो बहुत बदल गई थी। 13-14 साल की दुबली पतली सावली और कमज़ोर सी ऐना 12 साल बाद अब बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी। सांचे में ढला जिस्म, लंबे घने बाल कमर को छूते और रंगत भी गंदुमी गंदुमी सी। मैं ऐना हूँ अरहम भाई, आपने पहचाना नहीं? ऐना। लम्हा भर के लिए इसकी आंखों में शनासाई की चमक उभरी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मादूम हो गई थी। होंठ भिंच गए थे और इसने एकदम रुख मोड़ लिया था। ऐना बीबी, प्लीज़ आप जाएं। मैं किसी ऐना को नहीं जानता और आइंदा किसी मेज़बानी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खाना नाश्ता सब खुद बनाता हूँ। वह हैरान से खड़ी थी। इसे अरहम के कहे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं आ रहा था। या इसे अरहम से इस रवैये और इन अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। इसका ख्याल था अरहम इसे देखकर इससे मिलकर खुश होगा। इसे वो दिन याद आ गए थे जब अरहम गांव गया था और जब वो यहाँ आई थी अम्मा के साथ। अरहम भाई, इसने बेहद आहिस्तगी से कहा था, लेकिन अरहम ने मुड़कर इसे देखा। सॉरी, मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आप यहाँ इस रिश्ते के हवाले से खड़ी हैं। प्लीज़ जाएं। इसके सख्त लहजे ने ऐना की पलकें नम कर दी। वह एकदम तेज़ी से पलटी और कमरे के वस्त में पड़े अटैची केस से टकरा गई। चोट ज़ोर से लगी थी। लबों से उफ निकल गया। वो झुककर पाँव देख रही थी जब अरहम ने मुड़कर इसे देखा और बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। एक लम्हे को इसकी नज़रें पुश्त पर बिखरे इसके बालों पर पड़ी थी। वो ठटक कर रुक गया, लेकिन फिर सर झटक कर वह आगे बढ़ा था। सॉरी, रात बहुत थका हुआ था इसलिए सामान यूँ ही फेंक दिया था। वो झुककर अटैची केस उठाने लगा तो इसकी नज़र ऐना पर पड़ी थी, जिसके रुखसारों पर आंसू लुढ़क रहे थे। इसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले और फिर बिना कुछ कहे अटैची केस उठा लिया। ऐना तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। पिछले लॉन से होते हुए वो लाउंज में आई और फिर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने कमरे में आ गई। आंसू अब भी इसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। अरहम भाई ऐसे नहीं थे, वो कभी भी ऐसे नहीं थे। फिर अपने बेड पर बैठते हुए इसने आंसू पहुँचे और गहरी सोच में खो गई। जब वो पहली बार अम्मा के साथ राहत फूफो के घर आई थी तो शहर को यहाँ आए 6 माह हो चुके थे और अम्मा इसके लिए बेहद उदास थी। वो इनकी पहलोटी की औलाद थी और अम्मा अब्बा ने इसके बहुत लाड उठाए थे। लाडली तो वो भी थी। अम्मा अब्बा ने कभी दोनों में फ़र्क नहीं किया था, लेकिन वो अम्मा के पास थी और शहर दूर थी। इसने शहर के जाने के बाद कई बार अम्मा को चुपके चुपके रोते देखा था और अम्मा से कहा था, अम्मा चले शहर आप ही को ले आते हैं, लेकिन अम्मा नफ़ी में सर हिला देती। और तब फुप्पो का फ़ोन आया था। मामी घर पर ना थी और अम्मा किचन में थी। फुप्पो, इसने इनकी आवाज़ पहचानते ही कहा था, अम्मा बहुत रोती हैं शहर आप ही को याद करके, आप उन्हें लेकर आए ना मिलाने। लेकिन जानू, उसके तो पेपर हो रहे हैं, वो कैसे आ सकती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल गाड़ी भिजवा देती हूँ, तुम और भाभी जान आ जाओ। वो हैरान रह गई थी। ना बेटा, अम्मा कहाँ है तुम्हारी, इन्हें फ़ोन दो ना। अम्मा जी, अम्मा जी, इसने वहीं से आवाज़ें दी थी। फुप्पो का फ़ोन है। और फिर फुप्पो ने पता नहीं क्या कहा था अम्मा से कि वो तैयार हो गई थी लाहौर जाने को। मामी का मूड ख़राब हो गया था। शहर के लिए दिल उदास हो रहा है, मैं क्या आ जाऊँगी। अम्मा के अंदर अब्बा की बात कितनी आजिज़ी और इनकिसारी आ गई थी। वो मामी से हमेशा यूं ही आजिज़ी से बात करती थी। ड्राइवर इन्हें लेने आ गया था और फिर इसने पहली बार अपने होश में फुप्पो का घर देखा था। इतना शानदार, इतना बड़ा, और इस घर में सहर आपी रहती हैं। और फिर सहर आपी का कमरा देखकर तो वो और भी हैरान रह गई थी। खूबसूरत सा बेड और दीवारों के हमरंग पर्दे, खूबसूरत बेड कवर। वो जूते उतार कर कारपेट पर चलती रही। इसे बहुत मज़ा आ रहा था। अम्मा ने इसे बताया था कि वह छोटी सी थी, इनकी गोद में 2 साल की थी जब वो सब साइम के अकीके पे आए थे। साइम राहत पुप्पो का बेटा था, इससे 2 साल छोटा। साइम के अलावा पुप्पो की और कोई औलाद नहीं थी। साइम कहाँ है, इसने सहर से पूछा था। अपने कमरे में होगा, सहर ने लापरवाही से जवाब दिया। वो पढ़ रही थी। कहाँ है उसका कमरा? पुप्पो के बेडरूम के साथ वाला। सहर जवाब देकर फिर किताब में गुम हो गई थी। इससे साइम को देखने का बहुत इश्तियाक हो रहा था। अम्मा ने बताया था साइम बिल्कुल फुप्पो की तरह है, बहुत खूबसूरत और क्यूट सा। और वह शहर के कमरे से निकलकर साइम के कमरे में आई थी। साइम का कमरा भी बहुत ही शानदार था और वह टीवी पर कार्टून देख रहा था। साइम, इसने आहिस्ता से आवाज़ दी। हे, हु आर यू? एना, वो मुस्कुराई थी। तुम्हारी कज़न। अच्छा। वो दिलचस्पी से देख रहा था। सहर आपी की बहन, इसे मज़ीद तारुफ करवाया था। ओके। वो फिर कार्टून देखने लगा। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही थी और फिर फुप्पो और अम्मा के पास आकर बैठ गई थी। वो इस साढ़े 7 साल लड़के से बेहद मरऊब हो गई थी, जो फरफर अंग्रेज़ी बोल रहा था और जो बहुत प्यारा था।
लेकिन इस साढ़े 7 साल लड़के ने इसे बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवाई थी। वो बेहद मसरूफ़ रहता था, लेकिन अरहम ने ऐसा नहीं किया था। अरहम से सहर ने तारुफ़ करवाया था। अरहम, ये ऐना है, मेरी छोटी बहन। अरे ये तो बहुत क्यूट है। अरहम ने झुककर दाएं हाथ की उंगली से इसका रुखसार छुआ था। अरहम दुबला पतला और काफ़ी लंबा सा था। इसका रंग सांवला था, लेकिन वो काफ़ी पुरकशिश लड़का था, खूबसूरत आंखों वाला, और वो बातें भी बहुत खूबसूरत करता था। वो 3 दिन वहाँ रहे थे और इन 3 दिनों में अरहम ने इसे बहुत हंसाया था और खूब घुमाया था। ढेरों चॉकलेट और कई तरह के खिलौने खरीद कर दिए थे और घर आकर भी वो कितने ही दिन तक अरहम को याद करती रही थी। और जब अरहम गांव आया था तब भी इसके लिए ढेरों चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और अलम कलम लेकर आया था। इन दिनों वो यूईटी में पढ़ रहा था और इसका फाइनल ईयर था। मामा इससे पहले मुझे कभी गांव लेकर नहीं आई। इसकी उंगली पकड़े गांव की ऊंची नीची गलियों में घूमते हुए इसे अरहम ने बताया था और इसे अभी तक याद था। इसने पूछा था, क्यों? मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं गांव आने का। आप शरारतें करते होंगे ना? अम्मा कहती हैं फूफो को शरारती बच्चे पसंद नहीं है। अच्छा, क्या तुम शरारती हो स्वीट गर्ल? थोड़ी थोड़ी सी। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी थोड़ा थोड़ा शरारती था। वो खेत की मुंडेर पर बैठ गया था और इसे भी बिठा लिया था। और फिर फूफो आपको शरारतों पर डांटती थी? नहीं, मेरी मामा मुझे नहीं डांटती थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी शरारत नहीं की थी जो किसी के लिए बायस तकलीफ़ हो। छोटी छोटी बेसर शरारतें जिन पर मामा मुस्कुरा देती थी। और तब इस वक्त इसे पता नहीं था कि फूफो इसकी मामा नहीं है। और इस रोज़ इसने अरहम से कितनी ही बातें की थी, अब्बा की, अम्मा की, सहर आपी की और अपनी शरारतों की, छोटी छोटी बेसर शरारतें। लेकिन अब मैं शरारतें नहीं करती, इसने अरहम को बताया। अरहम ने बहुत दिलचस्पी से इसकी बातें सुनी थी, क्योंकि अम्मा कहती हैं जिन बच्चों के अब्बा नहीं होते इन्हें छोटी सी शरारत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके अब्बा नहीं होते वो बच्चे तन्हा होते हैं, बिल्कुल अकेले, और अगर शरारतें करेंगे तो इनके बाबा इन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकते। और जिन बच्चों की अम्मा नहीं होती वो भी बिल्कुल अकेले और तन्हा हो जाते हैं गुड़िया, उसने कहा था। और आज इतने साल गुजरने के बाद इस जुमले में छिपे दर्द को इसने दिल की पूरी गहराइयों के साथ महसूस किया था। लेकिन तब उस रोज़ इसने अरहम को समझाने की कोशिश की थी। हाँ, अकेले तो हो जाते हैं, लेकिन अब्बा मामी की मार से बचा सकते हैं। अम्मा तो नहीं बचा सकती ना। जब मामी मारती हैं तो वो तो खुद डर जाती हैं उनसे। क्या मामी तुम्हें मारती हैं गुड़िया? हाँ, कभी कभी, इसने सर हिलाया था और अरहम ने इसके छोटे छोटे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में ले लिया था। और क्या सहर को भी? हाँ, जब सहर आपी इधर थी तो मामी इन्हें बहुत डांटती थी और कभी किसी गलती पर मार भी देती थी। फूफो इसलिए तो इन्हें साथ ले गई हैं। अच्छा, तो तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, मैं अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अकेली होंगी तो ज़्यादा रोएंगी। अभी तो सिर्फ सहर आपी को याद करके रोती हैं और फिर मुझे भी याद करेंगी, इसने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा था। और फिर मामी भी ज़्यादा लड़ेंगी उनसे। और अरहम ने कुछ देर इसकी तरफ देखने के बाद इसके हाथ छोड़ दिए थे। चलो गुड़िया, घर चलते हैं। और इस रात अरहम ने अम्मा से कितनी बहस की थी। आंटी, आपको एतराज़ क्या है आखिर? ऐना वहाँ बहुत खुश रहेगी। मामा इससे सहर से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन ऐना खुद नहीं जाना चाहती। ये तो छोटी सी 9 साल की तो है, आप कहेंगी तो आपकी बात मान लेगी। नहीं बेटा, ये नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ, भले इसे रोज़ ही क्यों ना मार खानी पड़े, ये शहर से बहुत मुख्तलिफ है। अम्मा को कितना यकीन था इस पे, लेकिन अब वह इन्हें अकेला छोड़ के आ गई थी। काश अम्मा इसे अपनी कसम न देती तो कुछ भी होता। वो अम्मा को यूँ मामी के ताने खाने के लिए अकेला ना छोड़ती। मामी लड़ती थी, बुरा भला कहती थी, तो वो कम से कम अम्मा के आंसू तो पोंछती थी। इन्हें कितना आसरा था इसका। एक गहरी सांस लेकर वो बेड से उठी और किचन में हमीदा के पास आ गई। हमीदा, अरहम भाई खाना नहीं खाएंगे, आप जो चाहे पका लें। हाँ, वो अंदर नहीं आते, जब भी आएँ बाहर से ही खाना खाते हैं। क्या फूफो नहीं कहती उनसे? शुरू में तो कहती थी, लेकिन अब नहीं कहती कुछ भी। और अरहम साहब तो 2-3 साल बाद ही आते हैं बड़े साहब से मिलने, और कभी चंद दिन रहकर चले जाते हैं, कभी ज़्यादा दिन। वो पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है, क्या फूफो और अरहम भाई के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? पहले तो ऐसा नहीं था जब सहर यहाँ आकर रही थी, लेकिन फिर इसे हमीदा से कुछ पूछना मुनासिब नहीं लगा। इसने सोचा हो सकता है कभी फूफो खुद ही बता दें। फूफो कभी भी रिवायती सौतेली माँ नहीं हो सकती, इसका ऐसे यकीन था। कितना ख्याल रख रही थी वो इसका। सहर आपी अम्मा और इससे कितनी मोहब्बत करती थी। वो अगर रिवायती नंद नहीं थी तो फिर रिवायती सौतेली माँ कैसे हो सकती हैं? सरूर अरहम खुद ही
कितना तल्ख लहजा था उसका, और आंखों से कैसी आग सी निकल रही थी। खैर मुझे क्या, इसने होले से कंधे झटके थे। टीवी लॉन्च में आकर बैठ गई। यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं था। अल्लाह करे पुप्पो जल्द ही इसका एडमिशन करवा दे। इस तरह फारिग रहने से तो बेहतर है कि कुछ पढ़ ही लूँ और पढ़कर कहीं किसी कॉलेज या स्कूल में जॉब कर लूँ। कुछ छोटा सा घर किराए पर ले लूँ और अम्मा को अपने साथ ले आऊँ। अम्मा को यहाँ पुप्पो के घर रहने पर एतराज़ है ना, वो घर तो अपना होगा ना। वो ख्वाब देखने लगी थी। कमाल है, इससे पहले इस तरह का कोई ख्याल कभी क्यों नहीं आया। जब 3 साल पहले इसने प्राइवेट बीए किया था और इसके नंबर सना से बहुत ज़्यादा आए थे। सना जो इसके मामू की तीसरे नंबर वाली बेटी थी और शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। गांव से शहर ज़्यादा दूर नहीं था। गांव की अक्सर लड़कियां वैन या सुजुकी पर रोज़ाना शहर पढ़ने जाया करती थी, लेकिन वो ख्वाहिश के बावजूद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकी थी। मामी दिन में 10 बार तो सुनाती थी कि इसके प्राइवेट पढ़ने की वजह से भी इनके खर्च में कितना इजाफा हो गया है। और इस रोज़ जब इसका रिज़ल्ट आया तो तब भी मामी ने कितनी बातें सुनाई थी। लड़का होता तो चौथा पढ़कर किसी नौकरी से लग जाता, ख्वामखा का खर्चा किया। और अम्मा के साथ वो भी इस अफसोस में बैठ गई थी कि काश एक भाई होता जो, और अपने मुतालिक तो एक लम्हे के लिए भी इसे जॉब करने का ख्याल नहीं आया था। कमाल है, इसने एक बार फिर सिरेलब कहा और पास पड़ा रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी और बहुत इन्हमाक से टीवी देखने लगी। नेक्स्ट सीन, वो आंखें मूंदे बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता वो माजी में खोया हुआ था। यूं ही आंखें मूंदे मूंदे इसने तकिए के पास पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाकर एक और सिगरेट लेना चाहा, लेकिन डब्बा खाली हो चुका था। वो आंखें खोलकर सीधा होकर बैठ गया और खाली डब्बा साइड टेबल पर पड़ी ट्रे में फेंक दिया। इस ट्रे में रात वाले खाली बर्तन पड़े थे और वो जानता था कि कोई ट्रे लेने नहीं आएगा जब तक वो खुद किसी को बुलाता नहीं। इसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने ट्रे से नज़रें हटाईं जो सिगरेट के टोटों से भर चुका था। तो ये ऐना बीबी थी, सहर जलाल की बहन और बेगम राहत फराज की भतीजी। सहर जलाल इसके लबों से सरगोशी की तरह निकला और जैसे अंदर कई ज़ख्मों के टांके खुल गए। तुम कितनी बड़ी अदाकारा थी सहर जलाल, लेकिन मैं तुम्हें जान न सका। शायद मैं बहुत बेवकूफ़ था या तुम बहुत ज़्यादा बड़ी अदाकारा। इसने बेड से पाँव नीचे लटकाए। वो जो समझता था कि वो सब कुछ भूल चुका है, तो आज ऐना को देखकर जिस तरह ज़ख्मों के टांके खुले थे, तो इससे जाना था कि वो भूला तो कुछ भी नहीं था, बस भूलने की सही करता रहा था। इसने बेड के पास पड़े स्लीपर पहने और खड़ा हो गया। झुककर तकिए के पास पड़ा वॉलेट उठाया और जीन्स की पॉकेट में ठूंस कर इसने अपने माथे पर बिखरे सिल्की बालों को दाएं हाथ से पीछे किया, करीब ही जैसे कोई होले से हंसा था। तुम्हें जब पता है अरहम कि ये अभी फिर तुम्हारे माथे पर बिखरे होंगे, तो फिर खामखा क्यों हाथों को तकलीफ़ देते हो? ओह, ये आवाज़ें जाने कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। उफ़। इसने गैर इरादी तौर पर कानों पर हाथ रखे, जैसे अपनी समातों को इन आवाज़ों से बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो जैसे इसके सामने आ खड़ी हुई थी। इधर मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या देखने की ताब नहीं है? और फिर नकराई हंसी, जैसे दूर कहीं किसी मंदिर में घंटियाँ बज रही हों। हाँ, नहीं थी ताब, बिल्कुल नहीं थी तुम्हें देखने की। हालांकि तुम्हारी तरफ देखना मेरे लिए किसी इबादत से कम न था। इसने झंझलाकर हाथ कानों से हटाए और अपने पीछे जोर से नेक्सी का दरवाज़ा बंद करता हुआ तेज़ तेज़ चलता गेट की तरफ बढ़ा। सलाम छोटे साहब। खुदा बख्श कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो बेख्तियार इसने रुककर हाथ से इशारा किया। बैठे बैठे चचा, कितनी बार कहा है आप बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए मत खड़े हुआ करें। जीते रहो बेटा। खुदा बख्श ने एक ममनूनियत भरी नज़र इस पर डाली। खुश रहो, अल्लाह इतनी खुशियाँ दे कि दामन तंग पड़ जाए। एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। ख्वामख्वा अपनी दुआएं ज़ाया ना क्या करें। खुशियाँ तो अरहम फराज से इस तरह दूर भागती हैं जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। इसने सोचा और इस तशबीह पर खुद ही हंस पड़ा। खुदा बख्श ने हैरत से इसे देखा। अरहम को इस तरह हंसते हुए इसे सालों बाद देखा था। अरहम बेटा, इस पर वापस मत जाना, तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत याद करते हैं, इन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बेटा। अच्छा, इसके मुस्कुराते लब भेज गए। आप शायद भूल गए हैं चचा, उन्होंने आपके सामने ही कहा था कि इनका सिर्फ एक बेटा है, साइंग। किसी तल्ख याद ने अंदर कहीं डंक मारा था और खुदा बख्श को अफसोस सा होने लगा था कि इसने ऐसी बात की ही क्यों। फिर भी नरमी से बोला,
गुस्से में आ गए थे। बाप हैं, तुम्हें बुलाना और याद करना इनके इख्तियार में कब है? ये जज्बे तो फितरी होते हैं। चचा, मैं ज़रा सिगरेट लेने जा रहा हूँ। कमरे में रात के बर्तन पड़े हैं, अंदर भिजवा दीजिएगा और आइंदा कोई खाना वाना अंदर से मत लाइएगा। खुदा बख्श कुछ कहते कहते रुक गया। आप थके हुए लग रहे हो बेटा, मैं ले आता हूँ। नहीं चचा, कहीं मिसेस राहत को बुरा न लग जाए। और वो गेट खोलकर बाहर निकल गया। खुदा बख्श ने एक ठंडी सांस ली। पता नहीं इस बच्चे का दुख कब कम होगा। इतने साल गुजर गए, आंखों से अब भी दर्द छलकता है। खुदा बख्श को अरहम से बहुत मोहब्बत थी। वो जब इस घर में आया था तो अरहम सिर्फ 7 साल का था और माँ की मौत से डरा हुआ और दुखी, हर वक्त आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं। अक्सर खुदा बख्श के पास आकर बैठ जाता था और वह इससे छोटी छोटी बातें करता रहता था। और मोहब्बत का वो ताल्लुक़ जो तब इनके दरमियान बना था, अब भी वैसा ही मजबूत था। खुदा बख्श के लबों से हमेशा अरहम के लिए दुआएं निकलती थीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होता। वो बैठते बैठते रुक गया और एनेक्सी की तरफ बढ़ा। साइड टेबल से ट्रे उठाते हुए वो बड़बड़ाया, पता नहीं रात भर में कितने सिगरेट फूंक डाले हैं और अब फिर लेने चल पड़े। या अल्लाह, इस बच्चे की मुस्कुराहटे से लौटा दे। दिल ही दिल में दुआ मांगता वो अंदरूनी गेट तक आया और दस्तक देकर हमीदा को ट्रे पकड़ाया। दोपहर में खाना भेज दो चचा, हमीदा ने यूं ही पूछ लिया, हालांकि ऐना इसे बता चुकी थी। नहीं, अरहम साहब ने मना किया है। अरे बाप का घर है, कौन सा बेगम साहिबा सब मेके से लाई हैं। हक है अरहम साहब का, मैं होती साहब की जगह तो धड़ल्ले से आती, रहती, खाती पीती। हमीदा ने अपनी तरफ से बहुत आहिस्तगी से बात की थी, लेकिन इसकी ये आहिस्ता आवाज़ भी लाउंज में बैठी ऐना ने बहुत साफ सुनी थी और सोचा था कि पप्पो बेशक बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अरहम भाई के साथ कुछ ज़्यादती की है। यानी वो अच्छी स्टेप मदर हरगिज़ नहीं है, वरना अरहम भाई ऐसे तो नहीं थे, यूँ इतने तल्ख और सख्त। तो क्या सहर आपी इसकी वजह सहर आपी हैं? और वो सहर आपी से मोहब्बत भी तो बहुत करते थे। और सहर आपी वो तो जैसे इनके इश्क में मुब्तला थी। एक बाद दीगरे कई मनाजिर इसकी आंखों के सामने आए। जब वो यहाँ आई थी और अरहम ने इसे बहुत घुमाया था, हर जगह वो सहर के साथ इसे लेकर गया था और इससे बातें करते, इसे घुमाते फिराते हुए भी इसकी नज़रें सिर्फ सहर को देखती थीं। और सहर वो तो जैसे अरहम के संग चलते हुए हवाओं में उड़ती थी। कितनी ही बार इसने ऐना से पूछा था, ऐना तुझे अरहम कैसा लगता है? अरहम भाई बहुत अच्छे हैं, वो तो सिर्फ 2 बार मिलने के बाद ही इसकी दीवानी हो गई थी। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐना तो मेरे लिए दुआ किया कर। क्या दुआ आपी? कि तुम अरहम भाई की दुल्हन बन जाओ। हाँ, सहर इसे अपने साथ लिपटा लेती। और इसने इन दिनों कितनी दुआएं की थी अरहम और सहर के लिए, लेकिन इसकी दुआएं कबूल नहीं हुई थी। और एक खुर्रम शहजाद न जाने कहाँ से आकर इन्हें दुल्हन बना के ले गया था। और वहाँ इस बड़े हॉल में अरहम कहीं नहीं था। कितना ढूंढा था इसने इसे, और राहत पप्पो से भी तो पूछा था। पता नहीं, राहत पप्पो बेहद मसरूफ़ थी। तब इसने साइम को तलाश किया था। साइम, अरहम भाई कहाँ है? साइम ने कदरे हैरत से इसे देखा था। तुम्हें क्या काम है अरहम भाई से? बस ऐसे ही पूछा था। पता नहीं क्यों अपने से 2 साल छोटे साइम से आज दूसरी बार मिलते हुए भी वो मरऊब हो गई थी। इसने हाथ में पकड़े कैमरे से इसकी तस्वीर बना ली थी। मेरी तस्वीर क्यों बनाई है तुमने? वो अरहम भाई को भूलकर साइम से पूछ रही थी। मेरी मर्जी, इसने कंधे उचकाए थे। वो 7.5 साल की उम्र में जितना बाएतमाद और बेनियाज लगा था इसे, आज भी ऐसा ही था 12 साल की उम्र में। मैं अपने मामू की बेटी की तस्वीर बनाने में कोई हर्ज नहीं समझता। क्या इसमें कोई हर्ज है? और वो सटपटाकर बगैर जवाब दिए मुड़कर अम्मा को ढूंढने लगी थी। वैसे वो आई नहीं, घर पर ही है, शायद अपने कमरे में। इसने इसे वहाँ से ही आवाज़ देकर बताया था। शायद इनकी तबीयत ख़राब हो। इस वक्त वो ये नहीं जान सकी थी कि अरहम अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने के दुख से गुजर रहा होगा। इसने सहर को खुश देखा था और सोचा था कि अरहम भी खुश होगा, लेकिन अरहम खुश नहीं था। वो जब सहर की रुखसती के बाद घर आए थे तो इसने अरहम को देखा था, लॉन में दिसंबर की सर्द रात में सिर्फ पैंट शर्ट में मलबूस। वो सर्दी के एहसास से बेनियाज बैठा था। इसके बाल इसकी पेशानी पर बिखरे थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं। अरहम भाई, वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी थी। अरहम ने नज़रें उठाई थीं, वहशत भरी नज़रें, और लम्हा भर वो खाली खाली नज़रों से इसकी तरफ देखता रहा था। फिर एकदम उठा था और तेज़ तेज़ चलता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया था। वो हैरान से खड़ी रह गई थी। ये अरहम भाई को क्या हुआ था? इसे समझ नहीं आया था। अरहम भाई से अपनी 2 पहली मुलाकातें याद आई थीं, वो शफ़क़त, मोहब्बत। फिर इसके बाद इसने अरहम को कभी नहीं देखा था।
देखती भी कैसे, वो कभी फिर फूफो के घर आई ही नहीं थी। इस रोज़ सुबह सवेरे ही वो मामू मामी और अम्मा के साथ गांव चली आई थी। फूफो अब भी पहले की तरह 2-3 माह बाद गांव का चक्कर लगाती थी। इन्हें अम्मा का और इसका बहुत ख्याल रहता था और वह जब भी गांव आती इसे एक बार तो ज़रूर साथ चलने को कहती थी। सहर भी शादी के बाद 2-3 बार अम्मा से मिलने आई थी और हर बार ही इसने इनके चेहरे पर किसी दुख को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन इसे इनके चेहरे पर किसी दुख की परछाई नज़र न आई थी। आपा, आपको अरहम भाई याद नहीं आते? क्या आप खुश हैं? हाँ, नाखुशी वाली क्या बात है? और अरहम मुझे क्यों याद नहीं आएगा भला? इतना अरसा एक ही घर में रहे हैं। साइम, पुप्पो, तुम, अम्मा सभी याद आते हैं मुझे। और जब तक वो फ्रांस नहीं गई थी, हर बार जब भी वो मिलती वो खुश थी नज़रों से इसे देखती थी, लेकिन सहर इसे हमेशा ही बहुत खुश और मुतमईन लगी थी। लेकिन ये अरहम, पुप्पो ने कभी अरहम के बारे में बात नहीं की थी, बस एक बार बताया था कि वो मुल्क से बाहर होता है। और एक बार जब मामी ने पूछा था कि वो अरहम की शादी कहाँ करने का इरादा रखती हैं, और मामी को तो इस रोज़ से ही कुरेद लगी थी जब से उन्होंने सहर की शादी में इनका शानदार घर देखा था। तब राहत पुप्पो ने बताया था कि अरहम ने तो शायद वहाँ ही अमेरिका में शादी कर ली है किसी मैम से। तब मामी के चेहरे पर छाई मायूसी देखकर से बेहद कमीनी सी खुशी हुई थी। कब से वो माँ के पीछे पड़ी थी कि इनकी किसी बेटी से वो अरहम की शादी करवा दें, और फिर इतने सालों में कभी इसने अरहम का जिक्र नहीं सुना था। होले होले वो खुद भी भूल गई थी, और अगर आज वो अरहम को देख न लेती तो इसे अरहम के मुतालिक कुछ भी याद ना आता। इसने बहुत बेचैन होकर पहलू बदला और उठकर किचन में आ गई। कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी हमीदा को किचन में काम करते देखती रही। हमीदा ने काउंटर साफ़ करते हुए इसे मुड़कर देखा। कुछ चाहिए था बीबी? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया और वापसी के लिए मुड़ी, लेकिन फिर मुड़कर हमीदा की तरफ देखा। हमीदा, ये अरहम भाई की बीवी नहीं आती पाकिस्तान? अरहम साहब की बीवी? हमीदा ने सवालिया नज़रों से इसे देखते हुए हैरत से दोहराया। हाँ, इनकी बीवी। वो अकेले आए हैं ना? क्या पहले भी अकेले आते हैं? और इनके बच्चे? उन्होंने तो शादी ही नहीं की। हमीदा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। दास्तान हयात की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद उन लोगों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा जो आपके हाथ बढ़ाने के मुंतज़िर हैं।